Hi guys, I am Vivek Dashora as your guiding for the RS मेंस एग्जामिनेशन आंसर राइटिंग की आंसर राइटिंग में हमें क्या करना चाहिए। तो एक जो मिथ कि आरपीएससी में जो कॉपी चेक करने वाले लोग हैं, आरपीएससी में जो प्रोफेसर जो भी कॉपी चेक करते हैं या सो कॉल्ड जो भी इंटेलेक्ट्स कॉपी चेक करते हैं, वो चीजों पर ध्यान नहीं देते। पता नहीं क्या ही करते हैं कि नंबर नहीं आते। हम अच्छा लिख कर आए फिर भी मार्क्स नहीं आए, मेरे को अच्छे नंबर आने चाहिए थे, एक्सपेक्टेड था, बट दोज ऑल आर मिथ। बिकॉज वो इतने लर्नेड लोग हैं कि वो आपकी राइटिंग से, आपकी जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है उससे वो समझ जाते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किस लेवल पर है। तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसका एविडेंस बता देता हूँ कि एविडेंस के रूप में आप कॉपीज देख सकते हैं। आरटीआई में हमारे यहाँ पर कॉपीज निकलती है, राजस्थान स्टेट में। तो आप अगर चाहें तो कई टॉपर्स की कॉपीज हैं, उनको देख लें। अगर आप चाहें तो कई ऐसे लोग हैं जो टॉपर्स नहीं है, उनकी कॉपीज को देख लें। सो यू कैन कंपेयर इट। टेलीग्राम ग्रुप्स पर, इन पर कई सारी चीजों में ये चीज बहुत अवेलेबल है। तो कॉपीज देखना इज नॉट ए बिग डील। तो इस वीडियो में हम किस बारे में बात करेंगे उसका ब्लूप्रिंट बताता हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें हमें ऐड करनी होती हैं, कौन से ऐसे नई चीजों से आंसर को एनरिच करना होता है जो आपकी कॉपी को डिफरेंट बनाता है, आपके आंसर को डिफरेंट बनाता है, और आधा नंबर, एक नंबर हर एक क्वेश्चन में आपको ज्यादा गेन करवाता है, और आप टॉपर्स की रैंक में आपके स्कोर को हाई एंड पर टच करवाता है। सो एक और चीज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करूंगा, यहाँ पर हम बताएंगे कि 2021 वाले मेंस में हर तीसरा स्टूडेंट, हमारे पास में जो भी कोर्सेज में एनरोल हुए थे उनमें से लगभग हर तीसरे स्टूडेंट का आरएस इंटरव्यू कॉल हुआ है। तो ऐसी क्या स्पेशलिटीज थी, क्या ऐसी चीजें उन्होंने यूज करी हैं जिनसे हम इस अचीवमेंट को एक तरह से गेन कर पाए, उस पर हम बात करेंगे। उन स्पेशल कीवर्ड्स वगैरह और इनके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इनको कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, वो सोर्सेज भी मैं यहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा। और ये चीज भी हम बताएंगे कि इनका इम्पैक्ट क्या होता है। सो दिस इज गोइंग टू स्टार्ट। और यस, मेरी टीम मुझे बार बार कहती है, मैं आपसे बोलना ही भूल जाता हूँ कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्या बोलते हैं, लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट कीजिए, बुरा लगता है, कुछ और सजेशन देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट भी कीजिए, बट लाइक इट। मैं ये प्रोफेशनल चीज भूल जाता हूँ बार बार, बिकॉज आई एम टीचर बाय प्रोफेशन। तो मैं बच्चों से एंगेज होने में ज्यादा बिलीव करता हूँ, मेरा फ्लो वही चला जाता है। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। यस गाइस, तो आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लास्ट वाले मेंस की बात कर रहा हूं मैं। दिस इज अबाउट द लास्ट मेंस, कि लास्ट मेंस में हमने क्या क्या नई चीजें उनको ऐड करवाई थी, कौन कौन सी चीज हमने यहाँ पर देखी थी। मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल के रूप में कुछ कीवर्ड्स शो कर रहा हूँ। आई होप आप इस स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। अगर आप चाहें तो मैं इसको आपके साथ में बड़ा कर देता हूँ। यस। तो हम गवर्नेंस के एक कीवर्ड की बात करें, अगर जैसा कि हम यूज कर सकते थे पिछले वाले मेंस में, एस्पिरेंट्स ने यूज किया, दिस इज द 5P। मान लीजिए हमें किसी भी पॉलिसी के प्रभावी कार्यान्वयन की बात करनी है कि इसको किस तरह से विलफुली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए किसी भी पॉलिसी के लिए हमारे को, जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया स्वच्छ भारत मिशन का, SBM। स्वच्छ भारत मिशन को अप्लाई करने के लिए या ऐसी कोई पॉलिसी को अप्लाई करने में क्या क्या बाधाएं आ सकती है, उसको किस तरह से ज्यादा बेटर इंप्लीमेंट किया जा सकता था, दिस इज कॉल्ड द 5Ps। जिसमें अभी तक हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसी बात तो करते ही थे, पर इसके साथ में आपको एक और चीज करनी होगी। दिस इज कॉल्ड द पीपल एंड पंचायत। ये दो टर्म और यूज कीजिए तो ये 5Ps हो जाता है कि पीपल और पंचायत को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता था, या जन भागीदारी और पंचायती राज की भागीदारी या पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा भी इसको बढ़ाया जा सकता था। एक और ऐसा ही हम निमोनिक यहाँ पर देखते हैं, जिस इज कॉल्ड द 5Ds। 5Ds का मतलब ये होगा, कोई भी मुद्दा है, जैसे आप ले लीजिए कि हमारे यहाँ पर सांप्रदायिकता का मुद्दा है कि सांप्रदायिक पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, इसको खत्म करने के लिए इस तरह के कोई भी मुद्दे, जैसे कि नू में एक धार्मिक यात्रा निकली और उसके बाद में वहां पर सांप्रदायिकता बढ़ गई या सांप्रदायिक
वॉयलेंस वहां पर स्टार्ट हो गया, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता था, समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप 4 Ds को काम में ले सकते हैं। उन्हें बोलेंगे डिस्कस, डिबेट। पहले आप चर्चा करें, फिर वाद विवाद करें, उस निर्णय पर आए, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भागीदार हैं, उस निर्णय पर आए कि इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है और उसको शमन करें, उस मुद्दे का आप डिसरप्शन कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द 5 Ds। एक और चीज की बात करता हूं, यहाँ पर आप एक की टर्म आप यूज कर सकते हैं, आदर्शवाद से यथार्थवाद की अप्रोच से कार्य किया जाए, जैसे कि आइडियलिज्म से प्रेगमेटिज्म की ओर कार्य किया जाए। आइडियलिज्म का मतलब ये होता है, मान लीजिए साइबर क्राइम बढ़ रहा है और साइबर क्राइम में हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि जो मेवात रीजन है, मेवात रीजन इंडिया का एक नया जामताड़ा के रूप में उभर रहा है। तो उस मेवात रीजन के जो यूथ है या युवा है, उनको साइबर क्राइम से हमारे को डिस्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो आइडियलिज्म ये होता है कि हाँ, इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, कोई भी सिटीजन इस तरह की हरकत नहीं करे या इस तरह के जो क्राइम है वो नहीं करना चाहिए, पर वो कर रहे हैं। उन युवाओं को आप आइडियलिज्म के बेसिस पे नहीं समझा सकते, आदर्शवादी बातों से नहीं समझाया जा सकता। यथार्थवाद ये है कि वो बेरोजगार है, और इस अप्रोच से जब हम काम कर रहे हैं तो उनको रोजगार के अवसर मुहैया करवाएं, ताकि वो इस तरह के इलीगल रोजगार में नहीं उपलब्ध हो। अब किसी भी ऐसी अप्रोच को अप्लाई करने के लिए हमें संकल्प से सिद्धि, ये वो शब्द हैं जो हमारे यहाँ पर बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में, स्पीच में, रिपोर्ट्स में, नीति आयोग की रिपोर्ट्स में, उनमें काम में आते हैं। मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बताता हूँ। मान लीजिए जैसे अगर हम अ, कुछ राज्यों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात करें कि केंद्र द्वारा राज्यों को जिन योजनाओं में या किसी भी चीज के लिए केंद्र द्वारा सपोर्ट किया जाता है, अनुदान दिया जाता है, उस अनुदान का स्तर क्या होना चाहिए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, वो राज्यों में अगर अपोजिट पार्टी की सरकार है, तो वहां पर इकोनॉमिक नेपोटिज्म काम में लेती है। दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक नेपोटिज्म। इसको बोलेंगे आर्थिक भाई भतीजावाद। और ये शब्द वैसे हैं कि जब आप वैसे शब्दों को यूज कर रहे होंगे, तब आपके आंसर ऑटोमेटिक डिफरेंट नजर आएंगे। या इसको स्वजन पक्षपात भी बोला जा सकता है, कि पार्टियों द्वारा, केंद्र की पार्टी द्वारा या राज्य की पार्टी द्वारा स्वजन पक्षपात भी किया जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि इनका क्या इम्पैक्ट होगा। एक और चीज है कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स, कॉस्मेटिक प्रयास। कॉस्मेटिक प्रयास का मतलब यह होता है कि हमने दिखाने के लिए कोई प्रयास किया, पर एक्चुअल में खुद सरकार ने विलफुली ऐसा कुछ नहीं किया कि उससे परिवर्तन आए। जैसे कि मान लीजिए अगर हम पर्यावरण मुद्दों की बात करें, तो पर्यावरण के मुद्दों के रूप में हम वैश्विक प्रयास की जो बात कर सकते हैं, वहां आप यूज कर सकते हैं कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स में। वहां पर एक्चुअल में प्रयास कुछ नहीं किया गया। एक और है लेबोरेटरी फेडरलिज्म, प्रयोगशाला संघवाद। प्रयोगशाला संघवाद का अर्थ यह है कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसको फेडरल स्ट्रक्चर में अडॉप्ट कर लेना चाहिए, पर वो पहले कहां पर स्टार्ट की गई, या पहले कुछ जिलों में, जैसे कि हमने एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम स्टार्ट किया है, कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हमने डिक्लेयर किया, और यहाँ पर कुछ कुछ नई योजनाओं को हम लागू करके देख रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द लेबोरेटरी फेडरलिज्म, प्रयोगशाला संघवाद। अब आप मुझे ये बोल सकते हैं कि सर, ये जो टर्म्स हैं, ये हम किन किन, तो ये आपको जैसे जैसे आप काम में ले रहे होंगे, कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जहां जहां पर आप जैसे जैसे आंसर लिखते जा रहे हैं, इनको उसके साथ में यूज करना होगा। और इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स, आपकी आदत बनाना होगा, ये बिना आदत के नहीं होगा। एक और टर्म है दिस इज कॉल्ड द पूल्ड सोवरेंटी, साझी संप्रभुता। साझी संप्रभुता जैसे कि जीएसटी काउंसिल है। पूल्ड सोवरेंटी हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म या जो संघात्मकता है उसके लिए काम में आता है। तो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल, या फिर आप नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल ले लीजिए, जिसमें प्रधानमंत्री भी होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एलजीज भी होते हैं, यूटीज के। तो उनको किस तरह से सारे साथ में मिलकर संप्रभुता का उपयोग कर रहे हैं और निर्णय कर रहे हैं, इसे बोलते हैं साझी संप्रभुता। एक और टर्म मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द गवर्नेंस ट्रैप, या शासन का जाल, प्रशासन का जाल। शासन का जाल क्या होगा? प्रशासन का जाल का मतलब ये होगा, कोई भी प्रक्रिया कितनी जटिल कर दी गई, किसी भी प्रक्रिया को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। मान लीजिए हमारे यहाँ पर कोई इन्वेस्टर आता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर के द्वारा कोई नई कंपनी डालनी है, कोई नई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है,
उसके लिए उसको ज़मीन खरीदने से लेकर इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन तक की प्रक्रिया कितनी जटिल है। जब हम ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तब हम बात करेंगे गवर्नेंस ट्रैप की। मैं इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ अभी के संदर्भ में। ये 2021 में हम पढ़ा चुके हैं। 2021 के मेंस में हमारे बच्चों ने, हमारे यहाँ पढ़े हुए एस्पिरेंट्स ने इनको यूज़ किया है। तो गवर्नेंस ट्रैप को खत्म करने के लिए आज के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी बात करें, तो यू कैन यूज द एमआरसी, महंगाई राहत कैंप। महंगाई राहत कैंप में जिन 10 योजनाओं से आम आदमी को जोड़ा गया या लाभार्थियों को जोड़ा गया, वो इसीलिए लगाए थे कि आपको जो प्रशासन की जटिल प्रक्रिया है, उस जटिल प्रक्रिया का अंत हो और एक ही बार में एक सिंगल जो शिविर लग रहा है, उस शिविर में आपकी सारी योजनाओं से आप लाभान्वित हो सके। गेटिंग दिस? क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई कि ये वो चीजें हैं जिनके द्वारा, ये वो कीवर्ड्स हैं, ऐसी चीजें हैं जिनको आपको यूज करना होता है, जिनसे आपके जो स्कोर्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। ओके, अब बात ये आती है कि ये स्कोर्स जो है बढ़ाने के लिए जिस तरह के कीवर्ड्स या जैसी चीजें हम यूज कर सकते हैं या आउटस्टैंडिंग मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, इनके सोर्सेस क्या है। ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं सारी बात बता रहा हूँ तो ये हमें कि एस्पिरेंट इसको पढ़ें कहाँ से, हम सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं या खुद से जो पढ़ रहे हैं उनको हम कहाँ से कलेक्ट करें। तो पहली बात तो ये कि अगर आपने किसी इंस्टीट्यूशन, किसी कोचिंग में एडमिशन लिया है, किसी कोचिंग में आप कोर्स कर रहे हैं, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वहाँ की जो टीम है वो आपको ऐसी चीजें कलेक्ट करके दे। क्योंकि जो बेसिकली मैं जानता हूँ या जो मेरे एक्सपीरियंस है, किसी भी कोचिंग का सबसे पहला दायित्व यही होता है इसी चीज के, बिकॉज वी ऑल आर द सर्विस प्रोवाइडर्स। जितने भी कोचिंग वाले हैं आपके सेवा प्रदाता है। हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि रोज का अगर 1 घंटा हिंदू पढ़ने में लग रहा है, 1 घंटा इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने में लग रहा है, ऐसी चीजें एनालाइज करने में लग रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम 1.5 घंटे की एस जयशंकर की स्पीच सुन सके, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो उन सब चीजों को समराइज करके, ब्रीफ करके आपको प्रोवाइड किया जाए। द फर्स्ट, सेकंड, अगर आप अपने से करना चाहते हैं अपने से कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स आती हैं कई सारी, उन रिपोर्ट्स की ब्रीफिंग आती है न्यूज़पेपर्स में, चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया ले लें, चाहे आप दैनिक भास्कर ले लें, राजस्थान पत्रिका ले लें, द हिंदू ले लें, इंडियन एक्सप्रेस ले लें, तो उस ब्रीफिंग में वैसे कीवर्ड्स होते हैं जो हम, जितने इंटेलेक्ट्स हैं, जितने हमारे यहाँ के नए युवा आईएएस हैं, और वो इस तरह के कीवर्ड्स निकालते रहते हैं। बुद्धिजीवी लोग ऐसे कीवर्ड्स देते रहते हैं कि इसको इस तरह से किया जाए। या फिर इंटरनेशनल कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट आई है, आईएमएफ की कोई रिपोर्ट आई है, उनमें वो ऐसी बातों को, ऐसे शब्दों को यूज करते हैं, तो उन्हें अडॉप्ट कर लिया जाता है और अखबार में एज इट इज आती है। दिस इज हाउ द करंट अफेयर्स प्लेज इट्स रोल। ये कि करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता, बिल्कुल नहीं पूछा जाता, पर उससे आप आंसर को किस तरह से आउटस्टैंडिंग बना सकते हैं। तो ये सोर्सेज हैं कि आपने बजट और इकोनॉमिक सर्वे में, जो हमारे यहाँ पर पूरा इकोनॉमिक सर्वे साल में एक बार लिखा जाता है, इकोनॉमिक रिव्यू, इकोनॉमिक सर्वे, आप ये समझ सकते हैं कि उसमें किस स्टैंडर्ड की इंटेलेक्ट काम में लिया जाता है, बुद्धिजीविता काम में ली जाती है, कि वहां पर हम एक लेवल का वर्ड्स काम में ले रहे हों जिनमें ब्रीफिंग भी हो जाए और सारी बात एक्सप्रेस हो जाए। सो दिस इज, दोज आर द सोर्सेज जिसमें आप बजट ले सकते हैं, इंडिया राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक रिव्यू है, वो ले सकते हैं। इसके साथ ही जो ऑथेंटिक बुक्स हैं जिनके हर साल के नए एडिशंस आते हैं, जैसे कि रमेश सिंह सर की बुक है, या फिर लक्ष्मीकांत सर की बुक है, तो उनमें वो नए चीजें, नए जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें, नितिन सिंघानिया सर की बुक है, तो उनमें वो कीवर्ड्स और नई चीजों को यूज करते हैं, तो उनको आप यूज में ले सकते हैं। और न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं, वो बता चुका हूँ, लाइव मिंट वगैरह है, इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदू है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए एटलीस्ट दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण वगैरह, ये सारे यूजफुल रहेंगे जिनको आपने ढंग से देखा हो पिछले 6-8 महीने के न्यूज़पेपर्स को। अब लास्ट में ये बात जस्ट 1 मिनट और आपका लेना चाहूंगा कि ये किस तरह से डिफरेंट क्रिएट करता है। देखिए, जिन लोगों के पास आपकी कॉपीज जा रही हैं, दोज आर द मोस्टली प्रोफेसर्स। वो बहुत हाई स्टैंडर्ड के एक इंटेलेक्ट होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं। वो ऐसे कई सोर्सेज, ऐसे कई न्यूज़पेपर्स, ऐसे कई एनालिसिस, सनसेट टीवी या जो अच्छे न्यूज चैनल्स हैं, उन पर जो डिस्कशन चल रहे हैं, उनको सुनने के हैबिचुअल हो चुके होते हैं। वैसे लोग जब आपके आंसर में ऐसे टर्म्स को देखते हैं, तब उनको समझ में आता है, तब उनको लग जाता है, उनको ये समाधान हो जाता है कि आपका वो लेवल है, पढ़ने का वो लेवल है, और आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, आप कितने
अच्छे विचार रखते हैं, आप क्या हैं, क्या नहीं है, कितना पढ़े हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो वर्ड्स हैं जो आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाते हैं। और ये टेक्निकलिटीज़ जब आपका आंसर अट्रैक्टिव होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो जो एज्ड लोग हैं, जो अंकल आंटी आपकी कॉपीज़ चेक कर रहे हैं ना, वो आपके आंसर को रियलाइज़ कर पाएँगे और आपको एक एज मिल जाएगी। एज का मतलब एक लीड मिल जाएगी, जो एक नॉर्मल कॉपी है। देखिए, मान लीजिए कि मैंने दिन भर की अगर 20 कॉपी चेक करी है, तो 20 कॉपीज़ जो मेरे सामने आई है मेरे सब्जेक्ट की, उनमें से अगर किसी बच्चे ने इतना अच्छा लिखा है और ऐसे आउटस्टैंडिंग टर्म्स काम में लिए हैं, जो रनिंग में है, जो हमारे यहाँ पर बजट में, जो हमारे यहाँ की योजनाओं में, जो हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री की स्पीच में, जो हमारे यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की स्पीच में, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारे यहाँ से कोई पार्टिसिपेट करने गया, जो अमिताभ कांत ने नीति आयोग की तरफ से कुछ बोला, वहां पर उस स्पीच में काम में आए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये समझ सकते हैं कि 10 में से 8 नंबर भी यहाँ पर गेन किए गए हैं। 10 में से 8 नंबर भी लोगों के आते हैं। 2 में से 2 तो कइयों के आते हैं। 5 में से 4, साढ़े 4 नंबर आना बहुत नॉर्मल बात है। और इस चीज को याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पर मेरिट राजस्थान में लगभग 40% मार्क्स में इंटरव्यू कॉल हो जाता है। तो 314 नंबर लास्ट ईयर का था, जहां तक मैं जानता हूँ। आरएस मेंस में 800 में से 314 नंबर पर इंटरव्यू कॉल हो गया था। तो ये समझ लीजिए कि 350 360 पर जो है उसका फाइनल 1000 की लिस्ट में सिलेक्शन श्योर है। और जिन एस्पेक्ट्स को हम बता रहे हैं, जो टेक्निक्स हम बता रहे हैं, अगर आप इसको हैबिट में ला पाते हैं, मैं हैबिट टर्म बार बार यूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं होगा। एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम आपके एक नया पेन ड्राइव लगाएं या आपके एक नया मेमोरी कार्ड, कोई भी कोचिंग वाला, कोई भी टेस्ट सीरीज वाला, कोई भी आपके इंसर्ट कर दे और आप में आ जाएगा। ये हैबिट में लाना होगा। और इस चीज की हैबिट होगी, और अगर आप इन्हें यूज कर पाए, और जो टॉपर्स होते हैं उनकी कॉपीज को देख लेना, यही सारी चीजें होती है जो उनको लीड करवाती है। दैट्स इट। हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी। आई एम विवेक दशोरा। और हाँ, मैं दोबारा बोल देता हूँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।